हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। याद रखेंगे दोस्त, हमने सुबह में ही आप सभी को सूचना दे दिया था कि आज हम क्लास 12th हिंदी के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जहां से पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वही बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। अब फिक्स है 100% पेपर में यहीं से आएंगे दोस्त। मैं इतना जरूर कहूंगा, जितने स्टूडेंटों को अपना एक अच्छा नंबर लाना है, जो चाहते हैं कि अपना 90% स्कोर करना, 85% स्कोर करना, 95% स्कोर करना, टॉपर बनना, वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन सभी ऑब्जेक्टिव को वो तैयार जरूर करेंगे। तो यहां पे हम बताने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, मतलब काव्य और गद्य दोनों को मिक्स करके हम आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। याद रखेंगे, यहीं से पेपर में आएंगे दोस्त। तो चलिए बिना देर किए एक एक प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, नाटक नहीं है। अब इनमें से कौन है जो नाटक नहीं है जी। तो यहां पे याद रखेंगे कि हम इतनी बेसिक बात हम जानते हैं कि पंचलाइट जो है वो एक कहानी है। वो एक क्या है जी, कहानी है, नाटक नहीं है। तो पंचलाइट हमारा सही हो जाएगा। कहानी कौन कौन सा है जी। तो एक पंचलाइट आपका है, लाठी एक कहानी है, बहादुर एक कहानी है, ठीक है। और पंचलाइट है, बहादुर है, लाठी है, ध्रुव यात्रा, ये तीन चार आपकी कहानियां हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कफन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कफन किस विद्या की रचना है। कफन किस विद्या की रचना है जी। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है। तो हम सभी जानते हैं कफन क्या है। कफन एक क्या है, एक कहानी है। एक क्या है जी, कहानी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्नों को आपको नोट डाउन कर लेना है। हम एक एक प्रश्नों को चुनिंदा, लगभग मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं कि लगभग 2025 से लेकर और बोर्ड एग्जाम 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन सभी के पेपर को हमने देखते हुए, जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है सबको देखते हुए यहाँ पे हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू को हम करा रहे हैं, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि पेपर में 100% यहीं से आएंगे। तो इतना मैं जरूर कहूंगा, इन सभी को आपको याद कर लेना है। कुछ नहीं तो वीडियो देखिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। याद कर लीजिए, वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, एक बार दिमाग में आपका बैठेगा। एक दो बार तीन बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाएगा। जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आपको अनुभूति होगा, अपने अंदर से ही अभाव होगा कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। याद नहीं होता है, रिवीजन करेंगे ना तो आप पढ़ेंगे जब वो क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही अनुभूति होने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यही वाला है ऑप्शन। ये बातें होती हैं। अगला कह रहा है हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विद्या है। कौन है जी कृति की विद्या। तो ये एक क्या है, हमारा उपन्यास है जी। हरिओद जी द्वारा लिखा हुआ क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की किस विद्या है। तो ये एक उपन्यास है जी, उपन्यास है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है अशोक का फूल किस विधा की रचना है। अशोक का फूल किस विधा की रचना है जी। तो अशोक का फूल निबंध विधा की रचना है, निबंध है जी अशोक का फूल, ठीक है, निबंध विधा की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है या आत्मकथा है। तो नीड़ का निर्माण फिर रचना किस रचना की विधा है जी। तो आत्मकथा रचना की विधा है, आत्मकथा रचना की विधा है। ऑप्शन हमारा घड़ी का सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगला हमारा आता है चंद्रकथा। अगला हमारा आता है चंद्रकांता सतती कृति की विद्या है। तो चंद्रकांता कांता सतती कृति की विद्या कौन है, नाटक है, कविता है या उपन्यास है या कहानी है। तो याद रखेंगे आप, उपन्यास है जी। क्या है, उपन्यास है। तो गो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है,
समझ तो रहे ही होंगे, बार बार मैं नहीं कहूंगा दोस्त कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद कर लीजिएगा। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए हैं, तभी मैं यहाँ पे प्रोवाइड हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन आता है, फरीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? ठुमरी किस विधा की रचना है? तो फरीश्वरनाथ जो रेणु है, रेणु की कृति है जो ठुमरी, ये क्या है जी? ये एक कहानी ही तो है, ये एक हमारी कहानी ही तो है। अब फरीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी और भी क्या है जी? पंचलाइट भी तो इन्हीं की है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, कहानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है आजाद शत्रु। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो आजाद शत्रु क्या है जी? आजाद शत्रु एक नाटक की विधा की रचना है ना। तो यहाँ पे हमारा आत्मकथा नहीं, उपन्यास नहीं, संस्मरण नहीं, नाटक, नाटक सही हो जाएगा। अगला हमारा 9th नंबर जो क्वेश्चन आता है, जो है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत का जो चलचित्र है ये किस विधा की रचना है? तो याद रखेंगे, आत्मकथा है, संस्मरण है, निबंध है या कहानी है? तो अतीत का जो चलचित्र है वो याद रखेंगे, वो क्या है जी? एक संस्मरण है। ठीक है ना, संस्मरण है, ये आप याद रखेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ख करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना? बहुत बार ये सब टॉपिक इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप समझेंगे कि कर्म भूमि है ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, संस्मरण या कविता? तो याद रखेंगे ये उपन्यास है जी। कर्म भूमि क्या है, किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला हमारा आता है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरे आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। मतलब यहाँ पे आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? कृति के रचनाकार कौन है? ये कृति है, इसके रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद, सत्यनारायण जो गोयकन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है या फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो आरोहण आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 12th नंबर क्वेश्चन, जो है वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है जी? तो याद रखेंगे, कविता है, आत्मकथा है, उपन्यास है या नाटक है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा जो क्या है, वो एक उपन्यास विधा की रचना है, वो एक उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन हमारा ग करेक्ट हो जाएगा। ये सभी को केवल आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर है, ये किस विधा की रचना है? तो ये एक आलोचना विधा की रचना है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को याद कर लेना है, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, इसका कहाँ नोट्स मिलेगा वो भी सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अभी हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। डायरी विदा के लेखक कौन है? डायरी विदा है, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, धर्मवीर भारतीय है, रविंद्रनाथ ठाकुर है या शमशेर बहादुर सिंह है? तो डायरी जो विदा है इसके जो लेखक है वो शमशेर बहादुर सिंह है। वो कौन है जी? शमशेर बहादुर सिंह है, तो ऑप्शन हमारा घड़ी ग सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है जैसे उसके दिन फिरे, ये किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है, तो ये क्या हो जाएगा? कहानी विधा की रचना है, तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है कि यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है।
तो यहाँ पे इसकी किस विधा की रचना है जी? तो याद रखें संस्मरण, आत्मकथा, निबंध या उपन्यास। तो यहाँ पे याद रखेंगे यशपाल कृत सिंहावलोकन जो है वो हमारा अध्यात्म आत्मकथा आत्मकथा विधा की रचना है जी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा घड़ी का सॉरी ख करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है पालक अगला हमारा आता है पालक पथिक किस विधा की रचना है? पालक पथिक किस विधा की रचना है? तो याद रखेंगे संस्मरण, कविता, निबंध या गद्य गीत। तो आपको याद रखेंगे पालक पथिक जो है वो गद्य विधा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा घड़ी का करेक्ट हो जाएगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, बहुत बार ये सब पूछे गए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता ही है, आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक एक नंबर का। तो 10 से कम में 10, तो 10 मार्क्स हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे। आपको अगर याद होगा तो हिंदी की जो हमने हिंदी की फर्स्ट हमने क्लास लिया था, तो उसमें हमने आपको लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया था कि इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, फिर गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, इस तरीके से सब हमने बताया था। तो हमने उसमें आपको बताया था कि हिंदी की तैयारी हम आपको किस तरीके से इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो वही लेकर हम हाजिर हैं। और ये आज सेकेंड क्लास है, हिंदी का, और जिसमें हम आज 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जहां से हमें 10 नंबर करेक्ट हमें मिल जाएगा। जैसे ही हिंदी की एक हमारी क्लासेज आज हो जाएगी, फिर हिंदी की जो थर्ड क्लास आएगी वो कब किस पर आएगी जी? महत्वपूर्ण किस पर आएंगे? तो महत्वपूर्ण गद्यांश पर आएंगे जी। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश पर वीडियो आएंगे, जिसमें हम सभी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश को कराएंगे, जो आपसे कितने नंबर में? 10 नंबर में पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये सब बातें आपको याद रखना है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे बातों को हमारी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दीप जले शंख बजे किस विधा की विधा है जी? दीप जले शंख बजे ये संस्मरण विधा की रचना है, दीप जले और शंख बजे। तो ऑप्शन हमारा घड़ी का करेक्ट हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा आता है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजी सॉरी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो हमारा बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? तो याद रखेंगे संस्मरण है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है या निबंध है। तो आप याद रखेंगे ये क्या है? ललित निबंध विधा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, किसकी है जी? तो याद रखेंगे यात्रा वृतांत की कृति की विद्या की रचना है। तो ये आप ऑप्शन हमारा घड़ी का करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है आलोचना। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति क्या है? चिंतामणि है, साहित्य सहचर है, आलोचना साहित्य है या साहित्य सहचर है। तो आपको याद रखना है कि आलोचना जो हमारा क्या है? आलोचना साहित्य है। ये किससे संबंधित है जी? तो साहित्य सहचर से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे डबल कर दिया गया है। ठीक है, है कि आखिरी चट्टान की रचना विधि है, कहानी, यात्रा वृतांत है या उपन्यास है या संस्मरण है। तो आखिरी जो चट्टान है ये याद रखेंगे यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत विधा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ख करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि गद्य विधा की दृष्टि से वोलांगाना वोलांगा वोलंगा की गंगा है, वोलंगा की गंगा है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि गद्य विधा की दृष्टि से वोलंगा की गंगा है। वोलंगा की गंगा क्या है जी? तो वोलंगा की गंगा जो है एक कहानी है।
देखिए मेरी गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज आपको पता चल भी रहा होगा मेरी आवाज से थोड़ी बहुत, ठीक है। तो गला बहुत ही ज्यादा सूख रहा है मेरा, तो पानी में फिर भी पी रहा हूँ, बट फिर भी पता नहीं गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा ज्यादा हमने बोल दिया है 2 दिन पहले इसीलिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सही हो जाएगा 1-2 दिन में। अगला हमारा आता है गुड़िया भीतर गुड़िया की विदा है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विदा है, किसकी विदा है जी? कहानी का, आत्मकथा का, संस्मरण या नाटक का? तो ये आप याद रखेंगे आत्मकथा का। इसी टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है त्याग पथ। त्याग पथ विदा की दृष्टि से रचना है। त्याग पथ है, ये विदा की दृष्टि से रचना है, किसकी रचना है जी? तो ये एक याद रखेंगे, त्याग पथ जो है ये उपन्यास विदा की रचना है। अब एक डाउट आपको आ रहा होगा कि सर ये तो हम समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप हमें करा रहे हैं, बट अगर हमें इनका पीडीएफ चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, तो हमने आपको पीडीएफ हमने आपके लिए बनाया है। हमने जानते हैं, हम बहुत एनालिसिस करके जो आपसे हिंदी में बार बार इंपॉर्टेंट गद्यांश पूछे गए हैं, पद्यांश पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, निबंध पूछे गए हैं, पत्रलेखन पूछे गए हैं, आपसे जीवन परिचय पूछे गए हैं, खंडकाव्य पूछे गए हैं, कहानियां पूछी गई हैं, इन सभी का हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। और उसको वो हमारे लिए क्या है, वो आप सभी के लिए टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं। और ये टॉपर नोट्स मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये टॉपर नोट्स बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हिंदी की हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं, आप देख सकते हैं हिंदी की टॉपर नोट्स ओनली आपको 99 रुपए में आपको दिए जा रहे हैं। इस टॉपर नोट्स में सभी महत्वपूर्ण गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, श्लोक, ठीक है, संस्कृत गद्यांश होंगे, पत्र लेखन होंगे, निबंध होंगे, मतलब लगभग रस छंद अलंकार सब इसमें आपके होंगे। अगर इस टॉपर नोट्स को लेकर आप स्टडी कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 95 प्लस लाने से आपको हिंदी में कोई रोक नहीं सकता है। तो जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली हमने ये टॉपर नोट्स तैयार किए हैं, तो इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंट जरूर लें। अगर आप हिंदी का ओनली लेते हैं तो ओनली आपको 99 रुपए में मिल जाएगा। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे बता दीजिएगा क्लास 12th हिंदी की टॉपर नोट्स चाहिए यूपी बोर्ड के लिए, तुरंत आपको दे दिया जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और हिंदी का तीनों का अगर एक साथ आप टॉपर नोट्स लेते हैं तो सभी का 99 है, तो 300 का जो नोट्स है वो आपको इसमें 50 का डिस्काउंट मिलेगा और 249 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर तीनों लेना है, मैं तो कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, थोड़े पैसे लग रहे हैं लगने दीजिए, ये आपका भविष्य बदलने के लिए ये पैसे आप दे रहे हैं। आपका भविष्य बदल जाएगा अगर आपने उन सभी नोट्स से अपने तैयारी आपने अच्छे से कर लिए, उन सभी इंपॉर्टेंट चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लिए तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर से पास होंगे। याद रखेंगे ये पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ, इतना मेहनत करके तब वो नोट्स तैयार किए गए हैं, टाइपिंग कराने में भी पैसे लगे हैं, और हम भी यहाँ पे आपको फ्री में हम एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हल्की सी अगर पेमेंट हम ले ही रहे हैं, टाइपिंग कराने में इतने पैसे लगे हैं, इतना डिजिटल बोर्ड ये सब सेटअप करने में भी पैसे लगते हैं दोस्त, मेहनत कर रहे हैं तो भी पैसे लगते हैं। अगर हम मेहनत ना करें, अगर मेरे पास भी पैसे नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? समझ रहे हैं ना, नीड है जी पैसे की, इसीलिए थोड़े से ही बहुत ही कम प्राइसेस में हम रख रहे हैं। एक अगर आप फिजिक्स की केवल आप बुक खरीदेंगे 300-400 का पड़ जाएगा। हम आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी की पीडीएफ नोट्स, टॉपर नोट्स हम आपको दे रहे हैं ओनली 249 में। तो आपको इस नंबर पे मैसेज करके और टॉपर नोट्स ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक डाउट रहता है कि सर ओनली आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों को ही पढ़ाते हैं क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल पे हम 4 सब्जेक्ट की स्टडी आपको कराते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा हमारे प्यारे जितने भी स्टूडेंट होंगे, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा हमारा हिंदी है और हमारा इंग्लिश है। ये हम 4 सब्जेक्ट को स्टडी हम आपको कराते हैं, इतनी बेसिक बात पता है। मैं आपको बता दूं तो यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली में यूपी बोर्ड के लिए हम हिंदी और इंग्लिश कराते हैं।
और जहां तक अगर आपकी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम ऑल बोर्ड स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड से हैं, चाहे आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से हैं। एनसीईआरटी फॉलो होता है, एनसीईआरटी के अनुसार हम फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप कोई से भी हैं हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, और अच्छा हम तैयारी आपको करा देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, और कराते हुए आ रहे हैं दोस्त। 7 बार हमने रिवीजन कराया था इससे पहले वाले में, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम 2025-26 के सिलेबस में 7 बार हमने रिवीजन कराया था स्टूडेंटों को। अब मैं यूपी बोर्ड की स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा, हिंदी इंग्लिश जरूर आप तैयार करें, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करके नोट्स ले, ठीक है। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है जी, तो आत्मकथा विधा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टॉपर नोट्स में मिल जाएंगे, टॉपर नोट्स ले लीजिएगा, उसमें ये सब मिल जाएंगे। अगला आता है कि अपनी अखबार जो किन्होंने लिखा है, तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने लिखा है, किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अपनी जो अखबार है ये आत्मकथा विधा की रचना है। और एक और बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गरीब हैं, जो जिनको मतलब मान लेते हैं, मैं ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, भले ही आप 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं, बट हाँ आपके पास 100-200 रुपए भी अगर नहीं है दोस्त, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा दोस्त, आप अपने लिए मेहनत कीजिए। मेहनत कैसे करेंगे, तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, जितना भी लगेगा हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा दोस्त, आपको नोट डाउन करके अपना नोट्स खुद तैयार करने पड़ेंगे। हम फ्री में आपके लिए मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए। आप अपनी परेशानियों को, दुख को नहीं समझेंगे तो कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, निम्नलिखित में से जीवनी है, मतलब किसकी निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है जी। तो आवास मसीहा है, क्या भूलू क्या याद करूं, चिंतामणि या उपरोक्त सभी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि आवारा जो मसीहा होता है ये एक जीवनी होता है, ये क्या है जी, जीवनी है, इसको आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चिंतामणि किस गद्य की विधा है। चिंतामणि किस गद्य की विधा है, तो याद रखेंगे चिंतामणि एक निबंध गद्य की विधा की रचना है, ठीक है। अगला हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन कि गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है किस विधा में, तो आत्मकथा में, हाँ जी, संस्मरण में, जीवनी में, मतलब सभी में। तो ऑप्शन हमारा घड़ी का करेक्ट हो जाएगा, सभी में है जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा 31 हमारा क्वेश्चन आता है कि चारु चंद्रलेख के की विधा है। चारु चंद्रलेख की विधा है, नाटक है, उपन्यास, कविता है, उपन्यास है या संस्मरण है। तो चारु चंद्रलेख जो है ना वो एक क्या है जी, वो एक उपन्यास है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा क्या है, वो है जी नीड़ का निर्माण फिर से। नीड़ का निर्माण फिर से गद्य विधा की दृष्टिकोण से आत्मकथा है, नीड़ के निर्माण फिर से। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख लेंगे। क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं की रचना की विधि है। तो क्या भूलू क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है जी। तो ये बात आप याद रखेंगे, आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना की विधि है। ध्रुव स्वामिनी रचना की विधि क्या है, तो नाटक है, कविता है, उपन्यास है या व्यंग है। तो यह बात याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी है, ये क्या है जी, वो नाटक रचना की विधा है जी, नाटक रचना विधा है, ठीक है।
अगला हमारा आता है मैला आंचल। अगला हमारा आता है मैला आंचल है। तो मैला आंचल एक क्या है, एक उपन्यास है। तो निबंध नहीं जी, आत्मकथा नहीं, उपन्यास। मैला आंचल क्या है, उपन्यास है, संस्मरण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कर्मनाशा, कर्मनाशा की हार कहा कहानी के लेखक है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह है, तो क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है बहादुर कहानी के लेखक है। तो कौन है जी, अमरकांत जी है ना बहादुर कहानी के लेखक, सभी जानते हैं अमरकांत जी बहादुर कहानी के लेखक हैं। पंचलाइट के कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए अभी तो सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है अग्नि की उड़ान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं। अग्नि की उड़ान का रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके रचनाकार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। इसमें से कौन है जी जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, साहित्य और समाज, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है नहीं, सॉरी प्रोजी सुंदर रेड्डी की ही रचना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेरा विचार ये भी प्रोजी सुंदर रेड्डी की है। भारत की एकता ये नहीं है। वैचारिक और शोध बोध ढाल ये भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, भारत की एकता हो जाएगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, भारत की एकता किसकी रचना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला आता है जैसे उसके दिन फिरे। जैसे उसके दिन फिरे निम्नलिखित में से किस कहानी का संग्रह है, कहानी संग्रह है। जैसे उसके दिन फिरे किस कहानी के संग्रह है जी, तो हरिशंकर परसाई कहानी के संग्रह है। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा की रचना है जी, हरिशंकर हरि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की क्या है जी आत्मकथा है, क्या भूलू क्या याद करूं। ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है विद्या निवास। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विद्या निवास मिश्र हैं। विद्या निवास मिश्र क्या है जी, तो विद्या निवास मिश्र एक क्या है, निबंधकार है। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। विद्या निवास मिश्र एक क्या है, निबंधकार है। अगला हमारा आता है निराला के संग। निराला के साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है जी, निराला के साहित्य साधना के लेखक। अगला हमारा आता है प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी क्या है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी आप याद रखेंगे एक आलोचक है। एक क्या है जी, एक आलोचक है। प्रोजी सुंदर रेड्डी एक क्या है, एक आलोचक है। ठीक है, यहाँ पे अगला आता है मैला आंचल किसका उपन्यास है। मैला जो आंचल है ये किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ठीक है, मैला आंचल किसका है जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की उपन्यास है। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, पंचलाइट कहानी के भी लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ही है। अगला आता है शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। शिकायत मुझे भी है किसकी है जी, तो हरिशंकर परिसाई की है। हरिशंकर परिसाई का निबंध संग्रह है। क्या है, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 47 नंबर क्वेश्चन आता है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है जी, तो यहाँ पे नामवर सिंह हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। तो भाषा और आधुनिकता ये किसके हैं जी, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। ये आपके आप महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका ये तीसरा चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। हरिशंकर परसाई की लेखक है, हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हरिशंकर परसाई की क्या है जी, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई की ही रचना है।
ये याद कर लीजिएगा। तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाद की क्या है रचना है। अगला आता है वसुधा मसीहा पत्रिका के संपादक प्रकाशन किया था। तो वसुधा मसीहा पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, किन्होंने किया था? तो याद रखेंगे हरिशंकर परसाई ने ही किया था। वसुधा जो संपादक है उसका इन्होंने संपादन किया था। अगला आता है कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम के सिपाही जीवन विद्या की रचना के लेखक है। जो कलम का सिपाही है ये किन्होंने लिखा है? तो ये अमृत अमृत राय ने लिखा हुआ है। ये आप याद रखेंगे, अमृत राय ने लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हमने अभी तक ओनली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अभी हमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं। हम देखेंगे जी, हम देखेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमें देखना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? तो ये बात आप याद रखेंगे। आवारा जो मसीहा है ना, वो याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। वैसे थके तो नहीं है ना? थकना नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी थकिएगा नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्त, कोई साथ देने वाला नहीं है अब। पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने दो तीन लाइनें भी हमने याद किया हुआ है। एक बात यहाँ पे कहा भी जाता है, ठीक है, कि वक्त की ये जरूरत समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अब कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा दोस्त, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब कोई भी राजनेता, कोई भी नेता, कोई भी आपका नहीं है, सब अपना लाभ सोच रहे हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई जरूर है, फिर भी मैंने एक आपको सॉन्ग के माध्यम से, एक आपको दो चार लाइनों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि पढ़ना आप आपके लिए नीड हो गया है। नीड मतलब होता है जरूरत, जिसके बिना काम न चले दोस्त। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर बढ़ना है आगे, अगर अपने लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। पढ़ाई मजा नहीं है दोस्त कि आपको मजा आएगा, पढ़ाई एक जिम्मेदारी है। पढ़ाई अभी आपको एक सजे की तरह लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको बोरिंग महसूस हो रहा होगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट डाउन करना होगा प्रत्येक प्रश्नों को। ठीक है, ये बातें हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 53 नंबर। हमारा क्वेश्चन है कि धूमकर्ण शास्त्र के लेखक हैं। धूमकर्ण शास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे राहुल सांकित्यांत। राहुल सांकित्यांत ये हमारे क्या है? लेखक हैं जी। तो ये बात आप ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला आता है हमारा विचार और वितर्क के लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो ये आप याद रखेंगे, विचार और वितर्क के लेखक क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये हमारा विचार और वितर्क, ये आपका चैप्टर भी है, तो इसके लेखक ही हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हमने बताया भी है। ठीक है, अगला हमारा आता है अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय जो सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय हैं, उनके क्या है? उनकी रचना कौन है? तो याद रखेंगे शेखर एक जीवनी। यही तो शेखर एक जीवनी। जो अज्ञेय है ना, सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय हैं, इनकी क्या है? एक क्या है? रचना है शेखर की जीवनी। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा।
अगला आता है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? विचार और वितर्क है, गोदान है, या गुनाहों की देवता, या सागरमण है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो विचार और वितर्क है। ये अभी हमने देखा है, विचार और वितर्क के लेखक आचार्य क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है। अगला आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है वो मातृभूमि है। ठीक है, आज क्या है जी? मातृभूमि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मातृभूमि गलत लिखा गया है, सही कर लीजिएगा, मातृभूमि है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ख करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं ये बार बार नहीं मिलेगा दोस्त, ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हालत में आपको तैयार कर लेना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो ये आप याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है जी? तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा गलत कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गलत कर दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पे याद रखेंगे मिट्टी हो गई सोना। मिट्टी, यहाँ पे इस तरीके से होगा, मिट्टी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी हो गई सोना या माटी हो गई सोना ऐसे भी कहा जाता है। अगला आता है कला और संस्कृत। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? तो कला और संस्कृत के लेखक सभी जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, कला और संस्कृत के लेखक। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, मेरा मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक, इसके लेखक कौन है जी? तो इसके लेखक हम सभी जानते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो द्वारा लिखा गया क्या है जी? ये एक संस्मरण है मेरे पिताजी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? तो यहाँ पे याद रखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत की एकता के लेखक हैं। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला आता है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन है? तो आलोक पर्व है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक क्या है जी? एक निबंध संग्रह है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है अशोक का फूल। अशोक का फूल निम्नलिखित में अशोक का फूल निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक का फूल सभी हम जानते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है अशोक का फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला आता है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? ये अभी हमने बताया था, साहित्य सहचर के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये अभी हमने रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला आता है 68 नंबर क्वेश्चन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है? तो याद रखेंगे पृथ्वी पुत्र, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? अगला हमारा आता है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो ये आप याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह के लेखक हैं। तो ऑप्शन हमारा ग करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है वाण भट्ट की आत्मकथा। वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है
निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन नहीं है? तट की खोज, तट की जो खोज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन घड़ी का हमारा सही हो जाएगा। अगला आता है कल्पलता निबंध संग्रह है। अगला आता है कल्पलता निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है जी? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है हमारा 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सचितानंद वात्सल्य अज्ञाय जी हैं। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला आता है 74 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र की रचयिता है। भूले बिसरे चेहरे लेखक के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे याद रखेंगे भूले बिसरे चेहरे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन है जी? भारत की एकता, साहित्य सहचर, गोदान या पुनर्वा। तो यहाँ पे याद रखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है भारत की एकता। भारत की एकता याद रखेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन में अभी हमने पहले भी पूछा था। अगर आप पूरी फोकस के साथ वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो हमने आपसे पूछा था कि ये बताइएगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि भारत की एकता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको यहीं पे ऑप्शन भी मिल गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा। अब नहीं ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा नहीं, आप ढूंढते रहेंगे, फिर कमेंट करके बताएंगे। अगला हमारा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है ना, वो कुटुज है जी, कुटुज। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है? पुनर्वा है। ठीक है, तो पुनर्वा है, यह बात आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अगला हमारा क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पृथ्वी पुत्र और माता भूमि, ठीक है, माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये आप याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन है। तो यहाँ पे याद रखेंगे पृथ्वी पुत्र और मातृभूमि, ये दोनों ही किसके हैं जी? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है निबंध के प्रथम डायरी के लेखक कौन है? निबंध के प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो ये आप याद रखेंगे नरदेव शास्त्री। नरदेव शास्त्री जो है ना, निबंध के प्रथम डायरी के लेखक, ये पूछा जाता है प्रथम डायरी के लेखक, दूसरी डायरी के लेखक। तो प्रथम डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 81 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक माना था। हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक किसको माना था? तो ये आप याद रखेंगे भाषा योग वशिष्ठ को माना था। भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम पुस्तक माना था। ठीक है, किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। अगला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? साहित्य का इतिहास, आलोचना, चिंतामणि या भारत भारतीय। तो यहाँ पे याद रखेंगे चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा गया है।
तो ऑप्शन हमारा ग करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन रामचंद्र शुक्ल की रचना है? कौन है जी जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है? तो अभी हमने बताया चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया कहानी का नाम ही है कफन। कफन कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला आता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी लेखक के नाटक कौन है जी? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। अगला आता है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन है जी? तो गोदान जो है ना वो प्रेमचंद्र के उपन्यास है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं। अगला आता है हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है स्कंदन गुप्त। अगला हमारा आता है स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है स्कंद गुप्त नाटक के लेखक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय का आत्मकथा है कौन है जी? तो मेरी जीवनी की झलकियां या मेरी असफलता आत्मकथा या पूर्व विचार। तो बाबू गुलाब राय द्वारा जो लिखा गया है वो मेरी असफलताएं लिखी गई हैं, इनके द्वारा लिखा गया ये आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय द्वारा आत्मकथा लिखा गया कौन है? मेरी असफलताएं। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं, सभी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ख करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है माधुरी पत्रिका किस युग के में प्रकाशित हुआ था? मधुरी पत्रिका जो है वो याद रखेंगे किस युग में प्रकाशित हुआ था? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। तो रीतिकाल नहीं जी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हमारा सही हो जाएगा। छावादी युग, आधुनिक युग नहीं, द्विवेदी युग सही हो जाएगा। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। ख। अगला आता है इंद्रजाल कहानी का संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फरीश्वरनाथ रेणु या यशपाल। तो इंद्र जो जाल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा क करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है आलोचना साहित्य। कालिदास के ललित्य योजना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है जी? आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? तो आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ये सभी जानते हैं कि उसने कहा था ये कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के लेखक है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक है? सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक है? तो सरदार कुंवर सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ये सभी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो सरदार कुंवर सिंह भी द्विवेदी युग के ही लेखक हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे भी देखा है, देख लीजिए सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक है? तो द्विवेदी युग के। जस्ट इसका अपोजिट करके यहाँ पे पूछ लिया है द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो सरदार कुंवर सिंह। तो इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला आता है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे अयोध्याय अध्यापक कुंवर सिंह। अध्यापक कुंवर सिंह आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन हमारा ग करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमारा 100 नंबर क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे कि इसके संपादक जो है ना वो पंडित बाल भट्ट कृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, गलत कर दिया गया है, पंडित बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। अगला हमारा 101 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नई कविता युग के रचना है। नई कविता युग के रचना कौन है? तो नई कविता युग के जो रचना है ना, नई कविता युग की रचना, ये याद रखेंगे, खुशबू की शिलालेख से लिया गया है, ठीक है। अगला आता है, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है जी? तो नई कविता के कवि हैं सचितानंद वात्सल्य अज्ञाय जी हैं। तो सचितानंद वात्सल्य अज्ञाय जी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। प्रयोगवाद की नई कविता की नई कविता की संज्ञा दी है, किसने दिया है? तो ये अभी हमने बताया, नई कविता की किसके लेखक है? तो ये सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक किस कवि के द्वारा, किस कवि की रचना है? संसद से कवि तक, तो ये आप याद रखेंगे, धूमिल धूमिल द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगला आता है, नई कविता के कवि है। नई कविता के कवि कौन है? तो हमने अभी बताया है, नई कविता के कवि सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दिया है, तो ये ऑप्शन, ये हमारा थोड़ा सा गलत ये क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। अगला आता है, प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं नहीं है। प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं नहीं है, कौन सी नहीं है जी? तो याद रखेंगे, पारंपरिक धार्मिक अनुसंधान, ये ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं गया है, गलत कर दिया गया है। ये ऑप्शन में होना चाहिए, पारंपरिक धार्मिक अनुसंधान, ये हमारा प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला आता है, महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे काव्य की कृति है। महावृक्ष के नीचे काव्य की कृति किसका है? तो सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी का है। तो ऑप्शन हमारा किसका, ख करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, महावृक्ष के नीचे। अगला आता है, प्रयोगवादी प्रयोगवादी कवि नहीं है। इसमें से कौन है जी जो प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो अज्ञेय जी तो हैं, ये नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट भी हैं, ये भी नहीं होगा। ग्रीश्वर कुमार माथुर ये भी है, तो ये नहीं होगा। ये हमारा शिवमंगल सिंह सुमन, ये हमारे प्रयोगवाद के कवि नहीं है। अगला हमारा आता है, 110 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपमान उपमान मैला हो गए हैं। उपमान मैला हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? तो उपमान मैला हो गए हैं, ये सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की क्या है जी, पंक्ति है। तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 111 नंबर हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिवाद काव्य धारा के मुख्य कवि हैं। प्रगतिवाद काव्य धारा के मुख्य कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अभी भी बहुत सारे हमें हैं, अभी भी बहुत सारे हम दे सकते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 200 का हमने कराने का प्रॉमिस किया था, यहाँ पे सब देख सकते हैं। देखिए मैं ऐसे कराता जाऊंगा। देखिए सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे बेहतर रहेगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही देखते रहिएगा। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर जो रहेगा वो है कि आप ये जो हमारा टॉपर नोट्स है इसको ले लें। इस टॉपर नोट्स को ले लेंगे तो इस टॉपर नोट से आपको पीडीएफ मिलेगा। उसमें आपको कहीं भी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको सबसे पहले 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश दिए जाएंगे, पूरी किताब से महत्वपूर्ण पद्यांश दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, कहानी, खंडकाव्य, पत्र लेखन, निबंध, श्लोक, संस्कृत पद्यांश, मतलब सब कुछ आपको दिए जा रहे हैं। तो इस टॉपर नोट्स हिंदी के टॉपर नोट्स जरूर लें। ओनली 99 में है जी। अब 99 अपने भविष्य को बदलने के लिए भी नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं दोस्त, आप अपना सोच लीजिएगा।
आप दे सकते हैं। अगर आपके पास हौसला है तो आप इतना पेमेंट करके आप 99 में आप 1200 1500 का कोर्स लेने से अच्छा है कि इस टॉपर नोट्स को ले, फ्री में हमसे स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे स्टडी करके और इस टॉपर नोट से अपनी स्टडी करते रहें। इसको लेने के लिए नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज कर लीजिएगा। ओनली आपको अगर हिंदी के लिए नहीं है तो 99 में मिल जाएगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस हिंदी तीनों का लेना है तो इसमें 50 का डिस्काउंट 249 में तीनों का मिल जाएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा तीनों का लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरे मन के साथ पढ़ाई कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी कीजिए। कहते हैं ना पीवाईक्यू तैयार करें, अरे भैया पीवाईक्यू का पूरा हम ब्रह्मास्त्र यहाँ पे आपको दे रहे हैं हम, बशर्ते आपको उससे पढ़ाई करना है। अगर पढ़ लेंगे दोस्त, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, 95-90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसको लेने के लिए नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कह दीजिएगा स्पष्ट रूप से सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे कि हम प्रेरित हो सके। और आप चाहेंगे तभी तो हम वन शॉट वीडियो लाएंगे चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा पाएंगे। तो आपकी हौसला अफजाई चाहिए, आपके कमेंट करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा। आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हौसला मिलेगा। दोस्त बात आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपकी बेहतर तैयारी कराने में मदद कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।